टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ और इससे भी और भी जितने चैप्टर थे हमारे फिजिकल साइंस के, मैं उन सब के क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप आगे अच्छे से अपनी पढ़ाई को प्रोसीड कर सकें, बढ़िया से और अच्छा समझ सकें, हायर क्लासेस में भी आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बेस मजबूत होना जरूरी है, हर एक छोटा छोटा टॉपिक जरूरी होता है जिसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह से इसको समझाया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि मैं आज आप लोग लिए मैटर का चैप्टर नंबर 4 है, परमाणु संरचना, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है मैं आज इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अभी तक इसको आपने नहीं देखा है, ये चैप्टर चूंकि बहुत पहले ही करवाया जा चुका है, इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन सभी समझ लीजिए और आपको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसका पहले मैंने शॉर्ट्स में 15 सेकेंड्स की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसके MCQ और फिलअप्स को, तो आज मैं इसको वीडियो के रूप में ले आई हूँ, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। मैं जितना कोशिश करूँगी ताकि ये इसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिए और ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप। तो वेरी शॉर्ट टाइप में हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद है अपने बुक के क्वेश्चंस में देखते जाइए और आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको आसानी होगा। सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक। हाँ, उसके बाद एक केंद्रक में परमाणु का कौन सा कण रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तीसरा नंबर है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से दिख रहा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हम जानते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3। एरोसोल क्या है, व्हाट इज एरोसोल, यहाँ तक मैंने हिंदी में लिखा है और मैंने सोचा है कि आप लोग दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी हो। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि हम हिंदी में भी करवाएं, तो हमने कोशिश किया है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा सके। ठीक है, एरोसोल क्या है, एन एरोसोल इज अ कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन एयर। एयर में जो ऐसे ऐसे किसी गैस या द्रव या ठोस कणों का प्रक्षेपित होना एरोसोल कहलाता है। जैसे कि फॉग देखे हैं ना आप, फॉग हुआ, स्मोक हुआ, पोल्यूशन पार्टिकल्स हुए, ये क्या है, ये ऐसे हैं जो गैस में द्रव के रूप में या ठोस कणों का मिश्रण हो जाता है, तो इसको हम लोग एरोसोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम है इथेनॉल। इसका सूत्र होता है यानी इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल है इसका दूसरा नाम और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, उसके बाद है निर्देशक क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर। वैसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल है, भस्म है या क्षार है, उसको सूचक कहा जाता है, यानी कि सूचक कहा जाता है या फिर इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट गिव्स ए विजुअल साइन यूजुअली बाय ए कलर चेंज, और कलर चेंज के द्वारा जो हमें विजुअल साइन देते हैं और बताते हैं क्या कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है, अल्कली है या फिर सॉल्ट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्देशक या फिर इंडिकेटर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र लिखिए। क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम यदि आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन है। इसका आणविक सूत्र है CHCl3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी एक फॉर्मूला होता है जो CH और फिर Cl को Cl3 को ब्रैकेट में लेके करते हैं। ठीक है, तो ये एक HCl, पहले CCl फिर HCl, इस तरह से करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, अब आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट टाइप में।
लघुत्तरीय प्रश्न में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण किस मौलिक कण का गतिशील समूह है? ठीक है। दिस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेम वाज इलेक्ट्रॉन। जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड किरण से निकल रही थी उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। और दिस पार्टिकल्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम्स। ये जो होते हैं वो परमाणुओं के मौलिक अवयव होते हैं, इनके कारण ही परमाणु इनसे बने होते हैं। तो ये जो ये है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम्स, सभी परमाणुओं की ये मौलिक अवयव है। ठीक है। तो कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों का गतिशील समूह है, यहाँ पूछा गया है ना। ये कण सभी परमाणु के मौलिक अवयव है, इनका नाम था इलेक्ट्रॉन या फिर नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज का क्या आधार था? तो हम सभी क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद साइंटिस्ट सोचने लगे कि ऐसा कुछ है क्या कि आखिर ये गोल गोल चक्कर लगाता है। तो जो मॉडल था वो बार बार गलत हो जा रहा था। तो बाद में जो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। तो उन्होंने बताया क्या कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम। तो वो अब हर जगह पॉजिटिव और हर जगह निगेटिव नहीं था, तो वो कोशिश करने लगे, डिस्कवर करने लगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इसी बेसिस पर ही प्रोटॉन की खोज की गई, बिकॉज द एटम इज अ न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से खोज करके उस समय उन्होंने बताया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद वैज्ञानिक परमाणुओं के अंदर एक धन आवेशित कण की खोज में लग गए, क्योंकि परमाणु क्या था उस समय उदासीन होता है। उसके बाद है रदरफोर्ड ने अल्फा विकिरण के में अल्फा कण क्या है? जो अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा कण का आवेश +2 और द्रव्यमान जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, 4 इकाई होता है, जिसको हीलियम +2 आयन और ये हीलियम +2 आयन है। ठीक है, तो अल्फा कण जो है वो हीलियम आयन ही है। द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज +2 एंड मास इज 4 यूनिट्स। तो इट इज एक्चुअली अब क्या है, इट इज अ हीलियम आयन। ठीक है, हीलियम आयन होता है। उसके बाद है रदरफोर्ड ने अल्फा कण विकिरण में प्रयोग किस धातु के पत्थर पर किया था? तो गोल्ड फॉइल पे किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन कण एवं प्रोटॉन का कण का आविष्कारक कौन थे? तो न्यूट्रॉन पार्टिकल के आविष्कार थे सर जेम्स चैडविक और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर और एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आसानी से आपको समझने में भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, परमाणु संख्या से क्या अभिप्राय है? परमाणु संख्या किसको कहते हैं? कि हम क्या जानते हैं, किसी रासायनिक तत्व के केंद्र में उपस्थित या स्थित धनात्मक विद्युत आवेश वाले प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट ए केमिकल एलिमेंट हैज इट सेंटर, यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है या प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल क्या है? व्हाट इज मोल? तो परमाणु अणु या आयन की संख्या की गणना के लिए 6.023 × 10⁻23 को इकाई मान लिया गया है। इस इकाई को ही मोल कहा जाता है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू होगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस। यानी मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ मोल इज डिफाइंड एज 6.023 × 10⁻23 ऑफ सम केमिकल यूनिट, बीट्स या एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसी को ही 1 मोल कहा जाता है। यानी आपसे कोई पूछे 1 मोल इज इक्वल टू दैट इज। ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं या समस्थानिक या आइसोटोप्स किसको कहा जाता है? तो आइसोटोप्स आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सभी के प्रोटॉन्स की संख्या सेम होगी बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी परमाणु संख्या समान मतलब एटॉमिक नंबर उनका एक होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर होगा यानी कि प्रोटॉन की संख्या सब में इक्वल होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, उससे उस परमाणु का समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, जैसे ऑक्सीजन के कौन कौन से समस्थानिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, तो 8O 16 8O 17 8O 8। यहाँ पर देखेंगे कि जो 8 है वो 8 क्या है, हमें क्या दर्शाता है? 8 प्रोटॉन की संख्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल होंगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते जा रही है।
तो इसी को ही समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, घोल की परिभाषा दे। घोल क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। घोल किसी भी समांग या विषमांग दो लिक्विड कहिए या फिर किसी समांग विषमांग का दो एलिमेंट का ये मिश्रण हो सकता है, ये घोल हो सकता है, उसी को सॉल्यूशन कहा गया है। यानी घोल किसी भी अवस्था में स्थित दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग या विषमांग मिश्रण होता है। समांग इक्वल भी हो सकता है, विषमांग मतलब वो थोड़े कम थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो घोल इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैं यहाँ फिर से आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, सॉरी, ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त घोल की पहचान कैसे करेंगे? हम संतृप्त घोल पहले हम जानेंगे कि संतृप्त घोल किसको कहते हैं, फिर असंतृप्त घोल जानेंगे, उसके बाद तो दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो किसी घोलक में घुलित की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सकती हो, अर्थात उस घोलक में यानी उस सॉल्यूशन में घोल में और अधिक घुलने की क्षमता न हो, तो उस विशेष तापक्रम पर वह घोल संतृप्त घोल होगा। और असंतृप्त घोल क्या होगा? जिसमें घुलित की अधिकतम मात्रा घोलक में घुली जा सकती है, लेकिन उससे कम मात्रा घुली हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? कि असंतृप्त घोल है। फिर से एक बार समझिए कि इसमें अधिक मात्रा घोली जा चुकी है उस टेम्परेचर पर, अब उसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि वो और अधिक ले सके, घुल सके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले समझ लेंगे क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? क्या? सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस देन मैक्सिमम अमाउंट, इसमें मैक्सिमम अमाउंट से भी कम में अभी घुली है और घुल सकती है, उससे कम मात्रा में घुली हो और अधिकतम मात्रा में और घुल सकती हो, तो इन दोनों की पहचान ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संतृप्त घोल से क्या अभिप्राय है? तो किसी निश्चित तापक्रम पर वह घोल जिसमें घुलित की मात्रा संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक घुली हो, तो वह घोल अति संतृप्त घोल होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एडिंग और मोर सॉल्यूट। जितना भी सॉल्यूट ऐड करेंगे, हीट करते जाएंगे, तो बाद में क्या होगा? कैलाशन बनेगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो अति संतृप्त घोल से यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण किसको कहते हैं? व्हाट इज आयनाइजेशन? आयनाइजेशन ये भी ऐसे बोल सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, या फिर पार्टिकल कोलाइजन के साथ, या फिर रेडिएशन के बाद भी यदि आयन निकलता हो, या किसी घोल में पॉजिटिव और निगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, या फिर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग आयनीकरण कह सकते हैं। तो आयनीकरण को इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयक में घोलने पर वह धन तथा ऋण अवयव में विभक्त हो जाता है, जो आयंस कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया को ही आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आपकी बुक के मैंने यहाँ पर 13 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस हैं 7 क्वेश्चन और है, 14 to 20 है, और आंकिकी प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल्स है, तो उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँ। क्योंकि बोर्ड पे लिखना और उसको समझाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है मैं इसमें कोशिश करूँगी कि कुछ अपने से भी क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि और भी आपको आसानी हो किसी भी बड़े से चैप्टर को भी आसानी से समझने में। ठीक है, हार्ड नहीं होता है साइंस, बहुत ईजी होता है और बहुत मज़ेदार भी होता है। तो बस इंटरेस्ट लेके पढ़ते जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।